हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर आज था वो बहुत अच्छा गया होगा। हालांकि ऑनर्स का जो पेपर था उससे मुझे फीडबैक यही मिला था कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने बताए थे काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आए थे, और प्रोग्राम वालों का आज पेपर है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा। हालांकि फीडबैक अगर आपको कुछ देना है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो। उसके बाद मैंने अभी अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जो इसमें हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1 के सभी थ्योरी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब जो वीडियो आएगी आप लोग इसके बाद देखोगे वो होगी दूसरी मटेरियल की। ठीक है, मटेरियल की वीडियो जो है वन शॉट रिवीजन है, उसके अंदर मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ करना है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम लोग मटेरियल के बाद लेबर ओवरहेड प्लस आप लोगों का जो प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सभी के सभी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आप लोग बिना टाइम को वेस्ट किए आप लोग पढ़ने के लिए तुरंत शॉर्ट रिवीजन बाय द कॉमर्स सेक्शन। मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 2 है ये। आपका चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो है वो अगली वीडियो चैप्टर नंबर 1 की आ जाएगी, क्योंकि उसको नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया आपका। चलिए आ जाइए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। मैंने हर एक जो पॉइंट्स हैं उसको 1 2 3 4 करके डिवाइड कर दिया है, सो दैट आपको समझने में भी ईजी हो, आपको याद करने में भी ईजी हो। चलिए मटेरियल की बात करते हैं। मान लेते हैं, देखिए बेसिक सा सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मुझे एक शर्ट मैन्युफैक्चर करनी है। एक शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे क्लोथ चाहिए, मुझे उसमें कुछ बटन्स चाहिए, मुझे कुछ थ्रेड्स चाहिए जिससे उसकी सिलाई की जा सके, प्लस कुछ लेबर चाहिए जो उस मटेरियल पे काम करेंगे, प्लस मशीन्स वगैरह चाहिए। तो जो ये क्लॉथ और बटन और ये जो थ्रेड्स वगैरह है इनको मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, मटेरियल में यही सब चीज़ें आती हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो यूज़ होती हैं। अब मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है। हालांकि ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है बट यहाँ पे उसका बेस था तो मैंने बता दिया। मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल होता है जो कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो जाता है। मतलब ये कि अगर मैं एक शर्ट बना रहा हूँ तो मुझे पूरी तरह से पता रहेगा कि एक शर्ट में कितने मीटर अपने क्लोथ लगेगा, कितनी बटन्स लगेगी, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जो कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट मटेरियल को आप पर यूनिट बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद एक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया है, जैसे कि क्लॉथ यूज इन मेकिंग शर्ट, मैंने ये बात आपको पहले बता दिया। और उसके बाद ऑयल यूज इन मशीनरी, जैसे आपने मशीनरी में कोई ऑयल यूज़ किया। अब ये तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कि उस मशीनरी को किस वाले शर्ट पे उस ऑयल का जो कॉस्ट है वो किस क्लॉथ के ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे, तो ये चार्ज नहीं कर सकते हम लोग इसको, है ना। तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो फॉर्म करता है पार्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट का। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आपका डायरेक्ट मटेरियल का वो मतलब जनरली डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो फिनिश्ड जो गुड्स होते हैं उनका पार्ट नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2, इन्वेंट्री या मटेरियल कंट्रोल। देखिए इन्वेंट्री में दो चीज़ें होती है। इन्वेंट्री में जनरली जब स्टूडेंट सोचता है तो उसको लगता है कि सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट से इन्वेंट्री होता है, जबकि यह बात गलत होती है। इन्वेंट्री में आपका मटेरियल भी आता है, इसमें आपका रॉ मटेरियल आता है, इसमें आपका WIP भी आता है, इसमें आपका फिनिश गुड्स भी आता है। रॉ मटेरियल मतलब जो आपका रॉ मटेरियल जो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गया है। WIP मतलब कुछ पार्ट उसमें काम हो चुका है, या ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट शर्ट्स जो रहती हैं उनमें वो WIP हो जाता है। और फिनिश प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट शर्ट्स जो होती है वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, इन्वेंट्री या मटेरियल कंट्रोल, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स। मटेरियल शुड बी अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कंप्लीट एंड अप टू डेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल। जो मटेरियल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अप टू डेट पता होनी चाहिए, और मटेरियल जो है वो जब चाहिए तभी अवेलेबल होना चाहिए। पहले भी नहीं होना चाहिए, बाद में भी नहीं, जब चाहिए होता है आपके पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो नो अंडर स्टॉकिंग। नो अंडर स्टॉकिंग में आ जाता है, डिले ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट में रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिए इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। अंडर स्टॉकिंग मतलब कि आपको ज़रूरत है 100 यूनिट्स की, लेकिन आपके पास 80 यूनिट्स है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक कस्टमर आपके पास आया, उन्होंने कहा कि मुझे 100 यूनिट्स चाहिए। आपके पास तो 80 यूनिट्स है, तो आप 80 यूनिट्स तो इन्हें सप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 20 यूनिट्स नहीं है। तो 20 यूनिट्स आप, जो कस्टमर आया है वो 20 यूनिट्स किसी और शॉप से बाई कर लेंगे। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा। मतलब 20 यूनिट्स का जो आपके पास रेवेन्यू आना था वो आपके पास नहीं आएगा, प्लस उसके ऊपर जो प्रॉफिट आना था, क्योंकि 20 आइटम्स आप बेचते कुछ प्रॉफिट पे बेचते तो वो प्रॉफिट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो वो आइटम बेचा ही नहीं। तो आपके पास लॉस ऑफ प्रॉफिट भी आता है और ये कॉस्टली भी रहता है। ठीक है, अगला वाला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, पॉइंट नंबर 3।
आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 है नो ओवर स्टॉकिंग। देखिए, ओवर स्टॉकिंग लॉक्स अप कैपिटल एंड विथ हाई स्टोरेज कॉस्ट देयर इज डिक्रीज इन प्रॉफिट्स। इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास जनरली आपको 100 मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपने अपने पास 120 यूनिट्स का मटेरियल रखा है। अब क्या होगा कि जब आपके पास 100 ही यूनिट्स चाहिए और 120 आपने रखा, सबसे पहले तो आपने 120 मटेरियल्स को कहीं से बाय किया होगा या आपने कहीं से अरेंज किया होगा। तो 20 ज़रूरत 100 की है, 20 में तो आपने अपना पैसा फंसा दिया है। वो जब सेल होगा तभी आपको पैसा वापस मिलेगा, तो कैपिटल तो आपका लॉकअप हो गया। जब तक वो कैपिटल तो रिकवर नहीं कर सकते जब तक 20 यूनिट्स नहीं सेल होंगी, एक्स्ट्रा जो यूनिट है। और उसमें प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने जब तक मटेरियल ला के अपने पास रखे हो, जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक तो आपके पास प्रॉफिट भी नहीं आएगा ना। तो ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग दोनों ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो आपके पास जितना यूनिट की ज़रूरत है उतना ही यूनिट आपके पास रखना है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि आपको कितनी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी ये हमें पहले से पता हो। एक एस्टिमेट बेसिस पर रखते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग कम ज़्यादा अपने पास मटेरियल रख लेते हैं, लेकिन ओवर स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अंडर स्टॉक भी नहीं कर सकते। तो आप इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, मिनिमम वेस्टेज। फैसिलिटीज शुड बी मेड फॉर द लॉस दैट मे अकर ड्यू टू डिटेरियोरेशन, थेफ्ट एंड इवेपोरेशन। देखिए, जो वेस्टेज होता है आपको पता होगा वो दो टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल वेस्टेज, दूसरा होता है एबनॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो हमेशा से ही होगा। एबनॉर्मल को आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो कम हो। अब डिटेरियोरेशन यहाँ पे है, वेस्टेज में डिटेरियोरेशन मतलब कि जैसे आप लेके आ गए, मान लेते हैं आपने टोमेटोज़ मार्केट से बाई किया। अब टोमेटोज़ की लाइफ ज़्यादा होती नहीं है, मुश्किल से आप 4 या 5 दिन अपने पास रख सकते हो। तो जैसे जैसे दिन जाते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है ना डिटेरियोरेट होती रहती है। तो डिटेरियोरेशन से ही आपका वेस्टेज हो जाएगा। दूसरा होता है थेफ्ट, आपने कहीं पे स्टोर किया, वहाँ से कुछ आइटम चोरी हो गया तो थेफ्ट हो गया। प्लस इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन का एग्जांपल मान लेते हैं, आपने किसी पेट्रोल पंप से एक बॉटल में पेट्रोल लिया, उसमें आपने ऊपर का ना बॉटल के ऊपर जो कैप रहती है वो नहीं लगाया है, तो आप जब उस चीज़ को लेके जाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा पेट्रोल जो होता है वो इवेपोरेट होता रहता है। तो इवेपोरेशन से भी वेस्टेज आपका होता है। हालांकि थोड़े से टिपिकल एग्जांपल है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5 हो गया इकोनॉमी इन परचेज, फेवरेबल प्राइजेस बाय एफिशिएंट परचेज। अगर आप एक मतलब बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हो तो आपको जनरली शॉपकीपर्स जो रहते हैं वो एक रीजनेबल प्राइस लगा देते हैं, पर यूनिट कॉस्ट से थोड़ा सा कम आपको कॉस्ट लगा दिया जाता है, तो इकोनॉमी इन परचेजिंग हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 है रिपोर्टिंग। जो सिस्टम होता है वो अपडेटेड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहिए, किसके रिलेटेड, परचेज के रिलेटेड, आपके कंजम्पशन के रिलेटेड और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के रिलेटेड। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट एंड अपडेटेड फॉर्म में प्रोवाइड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 है, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं एबीसी टेक्निक। एबीसी का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये आप ये लोग याद कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में आप लिख के आ सकते हो इस चीज़ को, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी। तो ये एक मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का। एबीसी टेक्निक इज अ वैल्यू बेस्ड सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल इन विच कॉस्टली एंड मोर वैल्यूएबल मटेरियल आर गिवन ग्रेटर अटेंशन एंड केयर। मतलब जो मटेरियल कॉस्टली होता है और उसकी जो जिस मटेरियल की ज़्यादा वैल्यू होती है उसको ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन और केयर के साथ रखा जाता है। जैसे कि इसको एबीसी हमने बताया, आइटम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ए आइटम्स, बी आइटम और सी आइटम्स। ए आइटम्स में, ए में उन आइटम्स को रखा जाता है जो हाई वैल्यू आइटम्स रहते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एक तो परसेंटेज टोटल आइटम्स जितने होते हैं उसमें से कुछ ही पार्ट आपका हाई वैल्यू आइटम होता है। आप अपने घर में भी कुछ चीज़ देख सकते हैं, अगर आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें से कुछ ही चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होंगी, उनको आप आइटम नहीं रख सकते हो। मॉडरेट वाले को आइटम भी में रख सकते हो, बिल्कुल ऐसे जिनकी वैल्यू नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली आपके उसमें वैल्यू जिनकी लो है वो आइटम सी में रख सकते हो। तो आइटम ए में आता है हाई वैल्यू आइटम्स, स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स। स्ट्रिक्ट कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, जो हाई वैल्यू आइटम्स रहते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखते हो। जैसे आपके मान लेते हैं घर में कोई ज्वेलरी वगैरह है, कोई बहुत ही ज़्यादा एंटिक सामान है, तो उसको आप जनरली बहुत अच्छे केयर में रखते हो या अपने लॉकर वगैरह में सेफ रखते हो ना, तो वो हो जाते हैं आइटम ए। आइटम बी हो जाएगा मीडियम वैल्यू और नॉर्मल कंट्रोल इनमें अप्लाई किया जाता है। आइटम सी जो होता है वो लो वैल्यू होता है, लार्ज परसेंटेज होता है, और इसमें कंट्रोल, ज़्यादा कंट्रोल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एग्जाम्पल मैंने इस टाइप का इसलिए दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत ही ईजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। और इसमें ना लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं और वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं।
तो इस वीडियो को अगर आप देख लोगे दोबारा से तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। प्लस आपको एक और चीज़ करनी है कि इसके में नोट्स आप लोग जैसे-जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग पेन पेपर लेके अपना बैठना और उसको लिखते जाना। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो बहुत ईज़ी रहेगा। एग्ज़ामिनेशन से कुछ दिन पहले आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये वीडियो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, इसके बाहर का एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर किया है, अगली वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कर दूँगा, तो आप लोगों का ये वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। एग्ज़ामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ एबीसी में एक टेबल बनाई जाती है। इसमें कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी और टाइप ऑफ कंट्रोल। बेसिकली जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसी को मैंने टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। तो कैटेगरी ए मतलब आइटम ए, आइटम बी और आइटम सी। यहाँ पर को आप देखोगे, देखो एक ये चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे अलग परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पर को अलग परसेंटेज दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि हर एक ऑथर ने अपने हिसाब से परसेंटेज को डिफाइन किया हुआ है। हालांकि मोटा माटी यही रहता है, लेकिन कुछ ऑथर्स ने कम ज़्यादा किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे है। ये मैंने जिस बुक से देखा था उन्होंने इस तरीके से किया था। कई लोग कई जगह पे 70 और यहाँ पर को 20 कर देते हैं, बाकी रिमेनिंग यहाँ पर को और ये 20-70 कर देते हैं। तो इस तरीके से भी होता है। तो ये परसेंटेज एब्सोल्यूट परसेंटेज नहीं है कि स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करना है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इतना ही गैप और ये सब चीज़ें ही रहनी चाहिए, तो बेटर होगा कि यही आप याद कर लो। इसका टोटल भी 100 आएगा, इसका टोटल भी 100 आएगा, और ये कंट्रोल है। आइटम ए के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल, आइटम बी के लिए मॉडरेट कंट्रोल, आइटम सी के लिए लूज कंट्रोल। इसके बाद एक छोटा सा ग्राफ आता है। अगर आपके पास एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर थ्योरी आ जाएगी तो आप थ्योरी लिख देना, ये टेबल बना देना, प्लस ये ग्राफ बना देना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से कवर्ड है। एक ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस पे हो जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, एक्स एक्सिस पे हो जाएगा टोटल क्वांटिटी। उसके बाद इसी तरीके से ग्राफ आप बनाओगे। पहले जो ग्राफ रहेगा वो जीरो शुरू होकर बहुत ही एकदम परपेंडिकुलर की तरह जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा सेचुरेशन आएगा ग्राफ में, फिर काफ़ी सेचुरेशन आ जाता है। यही सिंपल सा ग्राफ है, इसको आप लोग ये देख लो, आप लोग याद कर लो, आप लोग बना लेना। यहाँ पे आ जाएगा आइटम ए, यहाँ आ जाएगा आइटम बी और यहाँ आ जाएगा आइटम नंबर सी। तो एबीसी कॉस्टिंग हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड स्टॉक लेवल्स। देखिए मटेरियल कॉस्टिंग में आपका यही वाला जो पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है। अगर आपका मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चन है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ, हालांकि मैं एक चीज़ बताना भूल गया। आप लोग जो अपना सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में आप लोगों का ये मटेरियल कॉस्टिंग उसमें शो करेगा कि मटेरियल कॉस्टिंग आपके सिलेबस में है। लेकिन जब आप अपने वेबसाइट से अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करोगे, उसके अंदर आपको मटेरियल चैप्टर स्किप दिखेगा। मतलब उसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर भी शायद इंट्रोडक्शन ही है, थर्ड चैप्टर जो है वो आपका लेबर कॉस्टिंग शुरू हो जाएगा। उन्होंने मटेरियल इंक्लूड ही नहीं किया अपने बुक में। तो ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि मटेरियल आपके कोर्स में नहीं है। मटेरियल प्रॉपर्ली आपके कोर्स में जितना करा रहा हूँ उतना आपके कोर्स में बहुत अच्छे से है। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उन्होंने सिलेबस में दिया है, बुक में देना पता नहीं कैसे भूल गया, मिस्टेक है या डेलिबरेटली उन्होंने किया, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में आप लोगों के सिलेबस में है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस चीज़ को स्किप करके जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले आप शुरू करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए इसका मैं क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा अभी, अब मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके पास जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आप लोगों को ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना के दे दूंगा, उतना ही करके जाना आप लोग, बहुत आराम से चैप्टर कंप्लीट होगा। तो उसमें हम लोग थ्योरी जो पार्ट है प्लस थ्योरी तो इसमें कवर हो जाएगी, वहाँ मैं क्वेश्चन बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, प्लस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। तो प्रैक्टिस आपकी उस वाली वीडियो में हो जाएगी। इसके बाद वही वाली वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी है। चलिए आ जाइए पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड स्टॉक लेवल्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर 2AO अपॉन सी। ए मतलब एनुअल कंजम्पशन, साल में आपका पूरा कितना कंजम्पशन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। कभी कभी क्वेश्चन में वो आपको वीक्स या मंथ वाइज डेटा दे देते हैं, तो आपको उसको वीक्स दिया है तो 52 से मल्टीप्लाई करना होगा, मंथ दिया है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपको एनुअल कंजम्पशन लेना है। एनुअल ही लेना है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने की जो भी कॉस्ट रहती है वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाता है, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सी होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई आइटम्स परचेज कर रहे हो, आपके पास वो आ गया, तो उसको इंश्योरेंस का कॉस्ट रहता है, उसके उसके ये क्या कहते हैं, उसके स्टोरेज का जो कॉस्ट होता है वो सब कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये डायरेक्टली या तो आप याद कर लो या तो आपको डिराइव करके समझाया जा सकता है। मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है
कि आप लोगों के एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ये सभी के सभी फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस जो है बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में से वैल्यूज़ निकालनी है, फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल देना है, इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो बहुत ही सिंपल रहेगा। अब इसका डेरिवेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और आप लोगों को उसका काम भी नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। तो मेरे हिसाब से उसको पढ़ाना कोई मतलब की चीज़ नहीं रहेगी, प्लस आप लोगों को ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ नहीं होगी। तो आपको एग्जामिनेशन ही क्लियर करना है, तो एटलीस्ट याद करके 6 ही 7 फॉर्मूले उनको याद करके आप आगे बढ़ो। ठीक है। ई ओ क्यू का फॉर्मूला मैंने बता दिया, √2AO/C। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद भी हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा। फिर आता है रीऑर्डर लेवल। कितना लेवल आपके पास स्टॉक का बचा रहेगा कि आप नया वाला ऑर्डर प्लेस करोगे। तो रीऑर्डर लेवल इसका होता है मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है। एक कंजम्पशन 3 टाइप के होते हैं, जैसे मान लेते हैं 100, 200, 300 यूनिट्स। मिनिमम कंजम्पशन है 100 यूनिट्स का, मतलब कितना भी प्रोडक्ट होगा तो मिनिमम आपका 100 यूनिट तो कंज्यूम होगा ही, और मैक्सिमम आपने फुल पावर काम करना शुरू किया तो 300 यूनिट्स आपका कंज्यूम हो जाएगा, और एवरेज मान लेते हैं 200 यूनिट्स। तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम मतलब 300 यूनिट्स। और मैक्सिमम लीड टाइम। अब लीड टाइम का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया अमेज़ोन से। ठीक है। जब भी अमेज़ोन से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आपको उसमें शो करता है ना 3 to 5 डेज़ में आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। इसी को कहते हैं लीड टाइम। 3 डेज़ मतलब मिनिमम 3 डेज़ आपको लगेगा ही ऑर्डर आपके पास रिसीव करने में। 5 डेज़ मैक्सिमम लग सकते हैं, कि मैक्सिमम 5 दिन में तो किसी भी हालत में आप लोगों को प्रोडक्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। और एक होता है एवरेज। एवरेज मतलब 3 + 5 ÷ 2 = 4। मतलब सबसे कम समय में अगर आपके पास प्रोडक्ट मिलना है तो 3 दिन, तो 3 दिन मिनिमम लीड टाइम हो जाएगा, 4 हो जाएगा एवरेज लीड टाइम। जनरली 4 दिन में मिल जाएगा, और मैक्सिमम लीड टाइम आपका 5 हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो लीड टाइम होता है उसको बोला जाता है, ये 5 हो जाएगा। तो एटलीस्ट 3 to 5 डेज़ के अंदर आपको सब कुछ प्रोडक्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। आई होप आपको ये लीड टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला यही रहता है रीऑर्डर लेवल का, कि मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। फिर होता है पॉइंट मैक्सिमम लेवल। जो आपका मैक्सिमम लेवल आपके पास कितनी क्वांटिटी का हो सकता है उसके बारे में आपको फॉर्मूला हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल यहाँ से आता है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो, वो आ जाएगा। प्लस मिनिमम कंजम्पशन मैंने बता दिया, मिनिमम लीड टाइम मैंने बता दिया। मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। पॉइंट नंबर डी होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कितना हो सकता है आपकी क्वांटिटी, आपकी यूनिट्स का मिनिमम लेवल आपके पास कैसे निकाल सकते हो आप। उसमें होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन मैंने बता दिया अभी 100, 200, 300 में 200 एवरेज कंजम्पशन, 3 to 5 डेज़ में 4 डेज़ जो है वो एवरेज लीड टाइम होता है। तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। थोड़ा सा स्पीड में ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा तो आप लोगों को याद भी रहेगा, और एग्जाम टाइम में एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा वीडियो को समझने के लिए। फिर पॉइंट नंबर ई हो जाता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल हो जाता है एवरेज कंजम्पशन इंटू इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हर बार दिया रहता है। अगर ये पूछता है ये डेंजर लेवल तो आपको एग्जामिनेशन में दिया रहेगा। ये सभी के सभी फॉर्मूले सिर्फ आपको याद करना है डायरेक्टली। आपको क्वेश्चन में ये सारी की सारी चीज़ें दी होती हैं, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर आता है एक एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला। अब देखो इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसके दो दो फॉर्मूले हैं। ठीक है। आप किसी भी एक फॉर्मूले से आंसर निकाल के आ सकते हो, दूसरे वाले फॉर्मूले का नोट डाल सकते हो कि आंसर डिफरेंट हो सकता है अगर डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ करना है तो। बट मैं अपनी तरफ से सजेस्ट यही करूँगा, आपके पास टाइम है ना, तो इन दोनों ही फॉर्मूले से अगर आंसर पॉसिबल है तो इन दोनों से निकाल के आ जाना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर किसी एक फॉर्मूले को ही लेके वो चेक कर रहा हो। उनके पास दोनों फॉर्मूले रहते हैं, कभी एक से चेक कर लेते हैं, कभी दूसरे से चेक कर लेते हैं। तो बेटर सेफ साइड रहने के लिए आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। यहाँ मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, ये रहा मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला था। यहाँ का जो आंसर है उसको डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। ये तो मिनिमम लेवल प्लस ROQ/2, ROQ भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये देखो यहाँ से आपको ROQ आ जाएगा, या तो फिर दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। लीड टाइम को रीऑर्डर पीरियड भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन में अगर लीड टाइम की जगह पर उन्होंने रीऑर्डर पीरियड दिया है तो आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना। हालांकि रीऑर्डर पीरियड भी दिया होगा तो 3 to 4 डेज, 3 to 5 डेज या वीक्स में दिया होगा, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। पीरियड ना डेज वीक्स इन्हीं में या मंथ्स,
ऐसा ही दिया रहता है, जनरली मंथ्स नहीं दिया रहता है, डेज़ और वीक्स में दिया रहता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल चैप्टर में, यही क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, जस्ट इन टाइम परचेज। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, जस्ट इन टाइम मतलब कि जब ज़रूरत पड़ रही है तभी परचेज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेंट्री अपने पास पहले से रखते हो, जब आपके पास ऑर्डर आया या जब आपको ज़रूरत पड़ी तभी आपने मटेरियल एक जगह से लिया और दूसरी जगह पर को जिसको भी रिक्वायर्ड पर्सन हो उनको दे दिया। अब इसके बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी में ही पूछा जाता है ये, अलग से इसमें न्यूमेरिकल इसका कोई भी नहीं है, थ्योरी में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहला है परचेज ऑफ मटेरियल इमीडिएटली बिफोर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द यूज इन प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन में ज़रूरत होती है तभी हम मटेरियल को जाके परचेज करते हैं। पर्पज़ इसका क्या है? पर्पज़ इज़ टू रिड्यूस स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल रिड्यूस करना मतलब हमारे पास स्टॉक लेवल कुछ रहता ही नहीं है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम मटेरियल से ले आते हैं और डायरेक्टली उसको प्रोडक्शन के लिए भेज देते हैं। पर्पज़ इज़ टू रिड्यूस स्टॉक लेवल बाय अरेंजिंग फ्रीक्वेंट डिलीवरीज इन स्मॉलर क्वांटिटीज बाय द सप्लायर। कम कम क्वांटिटी में मंगाते रहते हैं हम लोग सप्लायर से। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, इट रिजल्ट्स इन ह्यूज सेविंग ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। मतलब ये कि जब आपने प्रोडक्ट लेके आते हो, यहाँ आपने बताया ना स्मॉल क्वांटिटीज़ में हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो जब छोटी क्वांटिटीज़ आ रही हैं उनको स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसको एक जगह से आपने एक्वायर किया, सीधा प्रोडक्शन में भेज दिया, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बच जाएगी, मतलब स्टोरेज कॉस्ट आपकी लगेगी ही नहीं। सीधा आपके पास मटेरियल जैसे ही आपके पास रिसीव हुआ, आपने प्रोडक्शन के लिए भेज दिया, तो स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है, हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, स्पॉइलेज नहीं होता, कोई भी मटेरियल ख़राब नहीं होता, मतलब ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ये रहेगा, परचेज इज़ यूजुअली डन एट क्लोजर टू मार्केट प्राइस। क्योंकि आपने इमीडिएटली मार्केट से अपना प्रोडक्ट उठाया है, तो आपको जनरली जो है वो, अगर आप बल्क में लेते हो मार्केट में से, तो थोड़ा सा डिस्काउंट आपको कॉस्ट में मिल जाती है, नहीं तो आपको जनरली जो है वो मार्केट प्राइस के ही लेवल पे आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। और उसके बाद हो जाता है लास्ट पॉइंट, टू गेट सेविंग इन ऑर्डरिंग कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कैन बी डन विद द सप्लायर। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल आप मंगवाते हो ना जब, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ये हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे करते समय, हम लोग, मैं आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर से याद दिला दूंगा। तो जब आप बार बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप वो उसको सेविंग करने के लिए क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप जो सप्लायर है उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हो कि मैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में आपसे मटेरियल बाई करूँगा। तो सप्लायर को भी एक फिक्स हो जाता है कि हाँ इतना मटेरियल इनके पास जाना है, तो अपने साइड से वो डिस्काउंट दे देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। तो जनरली जो रहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे आपकी कम हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पे। आ जाइए, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा नॉर्मल से कैलकुलेशन रहती है, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। वैल्यूएशन में सबसे पहले परचेज प्राइस आता है। परचेज प्राइस कैसे आता है? परचेज प्राइस आता है आपने कितनी यूनिट्स को बाई किया है, प्लस पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका परचेज प्राइस आ जाता है। इसमें आपको उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट अगर दिया है किसी सप्लायर ने, तो आप उसको रिड्यूस करते हो। उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, मतलब ऐसे टैक्सेस जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपको ऐड करना है, मतलब कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। उसके बाद आपको ऐड करना है अदर रिलेटेड कॉस्ट। अदर रिलेटेड कॉस्ट में क्या रहती है, ब्रोकरेज आपने पे किया, या लोडिंग के लिए कोई चीज़ पे की, कोई अमाउंट पे किया, या फ्रेट के लिए, मतलब कि सप्लायर के प्लेस से अपने फैक्ट्री तक लाने का जो भी आपने चार्ज दिया है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको फ्रेट बोलते हैं। तो वो कॉस्ट को भी आप ऐड करोगे, प्लस इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है तो उस कॉस्ट को भी आप ऐड करोगे। तो आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये टोटल कॉस्ट जो है ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसको आप लोग याद कर लेना। हालांकि इसमें बहुत ही बेसिक है, इसको समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना होता है, बाकी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड करना होता है, अदर रिलेटेड कॉस्ट को ऐड करना होता है। हालांकि यहाँ पर को अगर ये लिख दिया जाए कि ऐसा टैक्स है जिसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो उसको आप एक्सक्लूड कर देना, उसको ऐड नहीं करना होता, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। और यूनिट्स कैसे आएगा, टोटल यूनिट जितनी आपने एक्वायर किया उसमें से नॉर्मल लॉस और प्रोविजन फॉर नॉर्मल लॉस, जो फ्यूचर में नॉर्मल लॉस हो सकता है उसको भी माइनस कर देते हैं, तो टोटल यूनिट्स आपके पास आ जाता है। अब एक पॉइंट बनता है, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, वो होता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ कुछ मटेरियल जो होते हैं, जनरली लिक्विड जो होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेनर में बन के आता है, और उन कंटेनर को वापस करने पे आपको कुछ पैसा वापस मिल जाता है। तो रिफंडेबल कंटेनर्स होते हैं वो। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर अगर वो रिफंडेबल होता है, ठीक है, मान लेते हैं किस टाइप का मान लें, जैसे
आपने अगर कोको कोला पिया होगा, बहुत पहले की बात है, कोको कोला में क्या होता था पहले, वो जो ग्लास की बॉटल्स आती थी छोटी वाली, उसको अगर आप 10 रुपीज़ की वो मिलती है, ठीक है, अगर आप पीने के बाद उसको बॉटल जो होता है उनको जो शॉपकीपर होते हैं उनको वापस करते हो तो एटलीस्ट 1 या 2 रुपीज़ वो और कम कर देते थे। तो ये रिफंडेबल कंटेनर मान के चल सकते हो। एग्जाम्पल बहुत ही बुरा है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये कहा है। तो ये रिफंडेबल होगा तो आप कॉस्ट में से माइनस कर दोगे और कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। नॉन रिफंडेबल होगा तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। और पार्टली रिफंडेबल होगा तो ये हो जाएगा कॉस्ट माइनस रिफंड, ऐड को आप कॉस्ट में ऐड कर देते हो। मतलब उस कॉस्ट का कंटेनर की जो कॉस्ट रहेगी, आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा कि कंटेनर्स आर फुल्ली रिफंडेबल, तो आप उनके कॉस्ट को मतलब कंटेनर की कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड मत करना। अगर नॉन रिफंडेबल दिया है तो ऐड कर देना, अगर पार्टली रिफंडेबल दिया है तो कॉस्ट माइनस रिफंड को कॉस्ट में ऐड कर देना। आ जाइए, अगर पेनल्टी या डीमरेज दिया है तो आपको कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। पेनल्टी या डीमरेज क्या होता है, मतलब कि आपने कोई लॉ ब्रेक किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगी, उसको आप जरूरी नहीं है प्रोडक्ट में ऐड करके आप कस्टमर से रिकवर करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपने अगर लॉ वायलेट किया है तो आपका एबनॉर्मल टाइप का लॉस है या एबनॉर्मल एक्सपेंस हो जाता है, तो आपको क्या नाम है, कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट करना होता है। इसको आप कॉस्ट में पार्ट नहीं बना सकते, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनेशन में। और नॉर्मल लॉस जो होता है, नॉर्मल लॉस जो होता है उसको गुड यूनिट्स, जितने भी गुड यूनिट्स होती हैं उनको उनसे एब्जॉर्व किया जाता है। जनरली क्या होता है कि गुड यूनिट्स की जो कॉस्ट होती है उनको थोड़ा सा कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया जाता है, तो जो नॉर्मल लॉस है उनकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाती है उससे। अब नॉर्मल लॉस को डेबिट कर दिया जाता है कॉस्टिंग पीएनएल में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक अलग टॉपिक की, ये आते हैं डिफरेंशिएशन वाले। दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसे 4 या 5 पॉइंट्स हैं जिन पे आपको डिफरेंस एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो मैंने उनके टेबल बना दिए। आपको एग्जामिनेशन में टेबल ही बना के आना है, अलग से कोई भी इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं उसमें। अगर आपको पास डिफरेंशिएट आया है कि इन दोनों में डिफरेंशिएशन करो, इसको और इसमें, तो आपको टेबल फॉर्म में ही बताना पड़ेगा। तो मैंने सभी के सभी बना दिए जितने एग्जामिनेशन में पूछे गए। इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट में से बता दूंगा, अभी कवरेज पूरा करना पड़ेगा अपने को। सबसे पहला आता है बिन लेजर और स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस होता है। बिन लेजर में, बिन कार्ड में और स्टोर लेजर में, बिन कार्ड में होता है क्वांटिटी को ही उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ओनली क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव्ड एंड इशूड इज रिकॉर्डेड। स्टोर लेजर में जबकि क्या होता है, बोथ क्वांटिटी एंड मनी वैल्यू ऑफ मटेरियल इज रिकॉर्डेड, ठीक है। इसमें मनी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें मनी वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। चलिए दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इट बिन कार्ड इज मेंटेन बाय द स्टोर कीपर। स्टोर कीपर की जिम्मेदारी होती है बिन कार्ड बनाने की, और स्टोर लेजर बनाने के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, मतलब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पोस्टिंग इन बिन कार्ड इज नॉर्मली डन बिफोर और एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जबकि स्टोर लेजर में क्या होता है कि पोस्टिंग इन स्टोर लेजर इज डन आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पे आफ्टर है, यहाँ पे बिफोर और एट द टाइम है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इट इज़ यूज्ड फॉर फिजिकल कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स एंड टू चेक द फिजिकल बैलेंस ऑफ द क्वांटिटीज। जबकि स्टोर लेजर में क्या होता है, इट इज़ मेनली यूज टू चेक द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द मटेरियल रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस इन द स्टॉक। इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं, बहुत ही ईजी है, तो आप इसको लर्न कर लेना ज़्यादा ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट में। ये भी कभी कभी डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है। हालांकि बुक में आपको इस तरीके से टेबल बना के नहीं दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में टेबल बना के करना है, इससे टाइम भी बचता है। थ्योरी लिखने में, पैराग्राफ फॉर्म में लिखने में एग्जामिनर को भी प्रेजेंटेबल नहीं लगता और आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए टेबल बनाओ, उनको भी प्रेजेंटेबल लगे तो नंबर वो लोग ज़्यादा देते हैं तब, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बिल ऑफ मटेरियल शेड्यूल कंप्लीट, बिल ऑफ मटेरियल में क्या रहता है, कंप्लीट शेड्यूल ऑफ पार्ट एंड मटेरियल नीडेड। मटेरियल रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द स्टोर कीपर टू इशू द मटेरियल्स। फिर मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल होता है जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट का भी काम कर देता है, जबकि एमआरएन जो होता है वो कैन नॉट रिप्लेस द बिल ऑफ मटेरियल्स। इसको आप कोटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है तो आप कोटेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। इसमें क्वांटिटेटिव कंट्रोल होता है, इसमें एक्चुअल ड्रॉन मटेरियल की डिटेल्स रहती हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट में।
बहुत ही मतलब बेसिक है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। एक्चुअली में इतना ईज़िली मैंने इसको टेबल में बना के दे दिया है ना कि आपको समझाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और याद करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। छोटी वीडियो भी रहेगी तो एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन भी हो जाएगा। मैं अभी भी एक और बार अनाउंस कर देता हूँ, प्लीज़ आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं इसके बाद रिलीज़ करूँगा उनको करके जाना। सारे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे ताकि आपको कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से नंबर मिल जाए। इसके बाद मैं आपके लिए कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पक्का आएँगे, क्योंकि अभी एनईपी में जो है वो सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया कि स्टूडेंट्स कवर करना मुश्किल हो जा रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% लेके आऊँगा, तो आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही ध्यान देना, जिससे आपका सिलेबस ईज़िली कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ामिनेशन में ईज़िली पास हो जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है? अगली बात करते हैं पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया आपके एग्ज़ामिनेशन में जिसकी मतलब गिनती ही नहीं है। इसको एज़ इट इज़ वर्ड टू वर्ड याद कर लेना और ऐसे ही प्रेज़ेंट करके आ जाना टेबल में, ठीक है? पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक किनके लिए होता है? स्मॉल बिज़नेस के लिए होता है, परपेचुअल होता है मीडियम या लार्ज बिज़नेस के लिए। यहाँ पर को फिजिकली काउंट किया जाता है इन्वेंट्री को, यहाँ पर को रियल टाइम अपडेट होता है। प्रोसेस क्या होता है? मैन्युअली आपको काउंट करना होता है पीरियोडिक में, ठीक है? पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, वो हो सकता है वीकली आप काउंट करें, फोर्टनाइटली, मंथली, इस टाइप से। परपेचुअल मतलब लगातार ऑटोमेटेड होता है, वो जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हुआ वो अपडेट होता जाता है रियल टाइम में। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आप फिजिकली वेरीफाई करते हो एक एक इन्वेंट्री को, और यहाँ पर को बुक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अपडेट होता जा रहा है, तो आपने बुक रिकॉर्ड देखा तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कितना मटेरियल आपके पास रखा हुआ है। उसको आपको फिजिकली काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको अपडेट कब करते हैं? ओकेजनली। ओकेजनली मतलब वीकली, मंथली, इस टाइप से। और ये तो अपडेटेड कंटिन्यूसली, क्योंकि ऑटोमेटेड होता है, तो जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हुआ वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वर्क ऑपरेशन हॉल्ट मतलब जो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो सारा काम रोकना पड़ता है, कितनी इन्वेंटरी है एट प्रेजेंट उसको काउंट किया जाता है, जबकि यहाँ पर को कोई भी ऑपरेशन रोकने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। तो आपको रुक के सारा काम धाम छोड़ के ये काम नहीं करना होता जो काउंटिंग है। जबकि इसमें क्या बोलते हैं, पीरियोडिक वाले में आपको काम धाम रोक के सारा का सारा काउंटिंग करनी पड़ती है। नेचर क्या रहता है? इकोनॉमिकल रहता है, क्योंकि फिजिकली आपको काम करना। एक्सपेंसिव इसमें रहता है दूसरे वाले में, क्योंकि आपको मशीनें लगानी पड़ती हैं, उस टाइप का सिस्टम बनाना पड़ता है, उस टाइप के कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं ताकि कोई मतलब लीकेज ना हो, कोई फ्रॉड ना हो पाए, और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट आए, तो इसके लिए मशीन्स लगानी पड़ती है जो कि एक्सपेंसिव होती हैं। पॉइंट नंबर 10 की बात करें हम लोग, वेस्ट और स्क्रैप में डिफरेंस। आ जाइए, वेस्ट जो रहता है वो रॉ मटेरियल या इनपुट से कनेक्टेड होता है, स्क्रैप जो होता है वो जनरली आउटपुट से कनेक्टेड होता है। वेस्ट जो होता है विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। विजुअल मतलब कोई चीज़ वेस्ट हो गई तो वो आपको दिखाई देता है। इनविजिबल मतलब जो मैंने इवेपोरेशन वाला बताया, वो पेट्रोल जो रहता है ना बॉटल के अंदर, आप उसका ढक्कन खोल के अगर लेके जा रहे हो तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ गया। और स्क्रैप जो रहता है वो आइडेंटिफाइबल भी होता है, फिजिकल सब्सटेंस भी होता है। स्क्रैप के मतलब कि आप कुछ बना रहे हो, उसमें से एक बाई प्रोडक्ट निकल गया स्क्रैप, ठीक है? जैसे आप मेटल के पाइप्स बना रहे हो, मेटल के पाइप्स में आप लंबे लंबे पाइप्स बना रहे हो, उसमें कुछ पार्ट छोटा या बड़ा कट करके आपने साइड में रख दिया जो आपकी यूज़ का नहीं है, वो स्क्रैप हो जाता है। इसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती वेस्ट की, क्योंकि वो वेस्ट होता है। और स्क्रैप जो होता है उसकी रिकवरेबल वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने स्टील का बताया। अब स्टील को अगर आपकी यूज़ का नहीं है आप उसको सेल कर सकते हो मार्केट में, उससे कुछ पैसे आपको मार्केट में से वो सेल करने से आ जाएगा। उसको जो स्क्रैप रहता है उसकी जो कॉस्ट रहती है वो नॉर्मल कॉस्ट से कम कर सकते हो उसको, ठीक है? स्क्रैप और डिफेक्टिव में क्या डिफरेंस रहता है? यही डिफरेंस, बार बार यही डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों के उसमें आते हैं, इसलिए करवाना पड़ रहा मुझे। स्क्रैप और डिफेक्टिव में डिफरेंस ये रहता है, स्क्रैप जो होता है वो आउटपुट से कनेक्टेड होता है, डिफेक्टिव होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों से कनेक्टेड हो सकता है। स्क्रैप में होता है इट इज़ नॉट इंटेंडेड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, स्क्रैप को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। जो डिफेक्टिव होता है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, किस तरीके से? प्रॉपर कंट्रोल से। डिफेक्टिव मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई बनाते समय, तो वो फिर डिफेक्ट हो जाता है। अगर वो गड़बड़ी नहीं हुई तो वो अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है? और पॉइंट नंबर 3 हो जाता है जनरली दे आर नॉट यूज्ड और रेक्टिफाइड। स्क्रैप को आप यूज़ नहीं कर सकते या उसको कुछ भी कॉस्ट वगैरह इनकर करके आप उसको सही नहीं कर सकते हो, जबकि डिफेक्टिव को यूज़ भी कर सकते हो। डिफेक्टिव मतलब कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं, जैसे मान लेते हैं नाइकी की, नाइकी ने शूज़ बनाए, उनके जो शूज़ रहते हैं उनकी क्वालिटी होती है, सारे शूज़ एक जैसे होते हैं, बट कई के शूज़ में मान लेते हैं कोई मशीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी भी तरीके से हैंड स्टिचिंग कर रहे हैं
तो कभी कभी होता है ना स्टिचिंग सही से नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट ख़राब है, उस प्रोडक्ट को उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो डिफेक्टिव मान लिया जाता है क्योंकि स्टिचिंग ख़राब है। ठीक है, लेकिन है तो वो नाइकी का प्रोडक्ट ही, तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मान लिया जाता है। और इसको यूज़ भी किया जाता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको दोबारा से स्टिचिंग करके आप यूज़ कर सकते हो उसको, मतलब बाकी के प्रोडक्ट की तरह नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। स्क्रैप की कोई सिग्निफिकेंट रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती, बट डिफेक्टिव्स को सोल्ड करके आप मतलब उनकी कुछ रिकवरेबल वैल्यू होती है। नाइकी का प्रोडक्ट है जिसकी स्ट्रिंग सही नहीं हुई है, तो उसको आप मार्केट में सेल करोगे तो है तो नाइकी का ही प्रोडक्ट ना, तो उससे रिकवरी हो सकती है, तो वो होता है डिफेक्टिव। फिर ये लास्ट टॉपिक है आपका पॉइंट नंबर 12, फीफो और लीफो। देखिए इसमें फीफो लीफो प्लस वेटेड एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, कई मेथड्स होते हैं, इनमें थ्योरी नहीं आती है, इनका आता है न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल के बारे में मैंने इसमें रिवीजन में तो आपको न्यूमेरिकल नहीं करवा सकता, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा जिससे आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट कवर हो जाएगा, तो उसमें फीफो लीफो प्लस वेटेड एवरेज में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो कवर हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे भी टेंशन कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो यहाँ डिफरेंस मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बाद में कर लेंगे हम लोग। चलिए आ जाइए, हालांकि ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में फीफो लीफो, एग्जाम में थ्योरी के बेसिस पे इसका न्यूमेरिकल आता है, बट मैंने सोचा कवर करवा दूँ, ज़्यादा ठीक है। अजम्पशन क्या होता है फीफो में, होता है इट इज़ अज्यूम्ड दैट द मटेरियल्स विच आर रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, जो मटेरियल पहले आया वो पहले जाएगा बाहर। लीफो में क्या होता है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट मटेरियल विच आर रिसीव्ड एट लास्ट आर इशूड फर्स्ट, जो मटेरियल सबसे लास्ट में आया है उसको पहले निकालेंगे लॉट में से। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है इशूड एट अ लोअर प्राइस, ओल्डर प्राइस रहता है फीफो में, जबकि लीफो में क्या रहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड एट लेटेस्ट प्राइस। पॉइंट नंबर 3 हो जाता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट लेटेस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट द ओल्डेस्ट स्टॉक इन द मटेरियल। जो ओल्डेस्ट स्टॉक रखा जाता है उसका जो प्राइस रहता है उसके बेसिस पे वैल्यू किया जाता है लीफो में। हालांकि लीफो अब यूज़ भी नहीं होता कहीं पे, फीफो यूज़ होता है या वेटेड एवरेज यूज़ होता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके एक बुक्स में दिया है तो मैंने सोचा कवर करवा दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, जब प्राइजेस राइज होता है तब क्या होता है, फीफो रिपोर्ट्स हायर प्रॉफिट एंड द रिजल्टेंटली हायर टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपकी प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपका टैक्स लाइबिलिटी भी ज़्यादा होगा। लीफो में कम प्रॉफिट दिखाता है और उससे रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी होती है आपकी। पॉइंट नंबर 5, जब प्राइसेस कम हो रहे होते हैं तो लोअर प्रॉफिट होता है, लोअर टैक्स लाइबिलिटी होता है, बिल्कुल उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये कि प्रॉफिट हाई हो जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस कंपनी लॉ। इनका मटेरियल जो है वो तैयार हो रहा है, तो इनका जैसे ही वीडियो बनने लगेगा, इनके नोट्स तैयार हो जाएंगे, मैं इन पर वीडियो लेके आ जाऊँगा। वन शॉट रिवीजन कंपनी लॉ का और कॉस्टिंग का और कुछ चैप्टर्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, इनके आ जाएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के आएंगे, तो आप लोग इसको रेडी रहना, क्योंकि अब एग्जामिनेशन आपके पास में आ गए हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस हो जाके इन वीडियोस को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रेफ़र कर लेना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक सेशन, सब्सक्राइब द कॉमर्स सेक्शन और शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ। आप लोग शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है, बाकी दुनिया के लिए भी फ़ायदा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।